नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। लोकसभा चुनावों के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में एक ऐसा सियासी बम चर्चाओं में आ जाया है जिसने राजनीति में भूचाल ला दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अक्षय कांति बम की, जिन्होंने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। दरअसल अक्षय कांति को इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन अक्षय ने नामांकन वापस ले लिया है और बीजेपी का दामन थाम लिया। ऐसे में अब इंदौर लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस दौरान ऐन मौके पर इस तरह का कदम उठाया और क्या कारण है कि बड़ी संख्या में कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का कमल लोग थाम रहे हैं। आज बात इसी मुद्दे पर, आखिर क्यों कांग्रेस के हाथ की पकड़ लगातार कमजोर होती जा रही है। तो देखिए, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में खास पैनल मौजूद है। लगातार आपसे मुखातिब करवाते रहेंगे, लेकिन आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। हमारे साथ में योगेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आज ये जो खबर सामने आई, इसने ना सिर्फ इंदौर मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारत में एक तरीके का राजनीतिक भूचाल लेकर आई है। ये खबर मझधार के बीच में छोड़ने वाली कहानियां हमने सुनी है, लेकिन बीच मझधार के बीच में भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाकर के कांग्रेस को ठेंगा दिखाने वाली बात कितनी ज्यादा आपको सही साबित हो रही है इस समय? देखो जयति, भारतीय राजनीति का एक नया चेहरा अब देखने को मिल रहा है। पहले सूरत में, इंदौर में, अब यहाँ दो यक्ष प्रश्न खड़े हो रहे हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि आखिर कैंडिडेट ऐसा करता क्यों है, और दूसरा प्रश्न ये है कि आखिर कांग्रेस का ही कैंडिडेट ऐसा क्यों करता है। देखिए, जहां तक कैंडिडेट के करने का सवाल है तो उसकी अपनी गणित हो सकती है, अपना लालच हो सकता है, अपना लोभ हो सकता है, और निसंदेह इसके पीछे कुछ न कुछ खेल होगा, क्योंकि राजनीति अब वो तो रही नहीं सेवा वाली। तो अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो उसके बदले में उसको क्या प्रसादम मिल रहा है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दूसरा सवाल यहाँ पर यह कि आखिर ये कांग्रेस के साथ ही क्यों हो रहा है। तो मुझे इसमें ऐसा लगता है कि एक तो जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है उस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। आखिर क्या वजह है कि लोग इस तरीके से ऐन मौके पर छोड़कर चले जाते हैं? क्या टिकट देने के पहले उनकी निष्ठा को नहीं जांचा जाता है जी? क्या टिकट किसी दबाव में दिया जाता है? क्या टिकट किसी फौरी तौर पर दिया जाता है? और यहाँ ये भी सवाल उठता है कि टिकट देने के बाद में अगर कैंडिडेट जा रहा है तो क्या उसको अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है कांग्रेस के अंदर? क्या उसको लगता है कि कांग्रेस से लड़ने का मतलब हार है, या उसको लगता है कि कांग्रेस में रहेगा उसको मिलेगा नहीं? और ये भी प्रश्न है कि जब वो छोड़ के जा रहा है तो आखिर भारतीय जनता पार्टी ने उसको क्या लालच दिया है जिसकी वजह से छोड़ के जा रहा है। लेकिन बात कुछ भी हो जाती, लेकिन हेल्दी कितना लगता है सर, क्योंकि इस समय जब हम लोकतांत्रिक पद्धति से बात करते हैं, चुनाव होने की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत जो अलग अलग दल है वो प्रत्याशी दिखाते हैं, दावेदारी जताते हैं, चुनाव प्रचार होता है, एक चुनावी रंग होता है। इस तरह से अगर होगा तो चुनावी रंग फिर खत्म हो जाएगा, जनता में उदासीनता हो जाएगी, क्यों वोट देने कोई जाएगा फिर? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आप उस वोटर का सोचिए जो अपना मत देना चाहता था, आपने उसको गौण कर दिया। और लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक होता है, लेकिन इंदौर और सूरत को अपनी बात करने का हक भी खत्म हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी चाहे इसको विजय मान ले, कांग्रेस इसको पराजय मान ले, लेकिन सच्चाई तो ये कि जब ये सब कुछ हो रहा है तो असली जो हार हो रही है वो लोकतंत्र की हो रही है। अब से पहले, यानी 2024 के पहले इस तरह का चेहरा कभी भी भारतीय राजनीति में देखा नहीं गया। बीच में छोड़ के चले जाते हैं, शुरू में छोड़ के चले जाते हैं, देखा गया, बाद में छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन ऐन मौके पर आप छोड़कर चले जाएं जब नामांकन का समय भी खत्म हो चुका है, दूसरा कैंडिडेट ला नहीं सकते हैं, तो सोचिए भारतीय राजनीति किस दिशा में जा रही है। और मुझे नहीं लगता कि भारत की राजनीति के लिए या भारतीय राजनीति या लोकतंत्र के लिए ये कोई शुभ संकेत है। बिल्कुल, किशोर जी हमारे साथ में है, प्रवक्ता है कांग्रेस से। किशोर जी, स्वागत है आपका। लेकिन सर, हो क्या रहा है? बीच मझधार में तो यूं साथ कोई भी नहीं छोड़ता, और 15 दिन पहले, लगभग 15 दिन का समय, अब क्या लगता है भविष्य क्या होगा इंदौर लोकसभा सीट से? देखिए, अगर आप देश की जनता की आवाज़ सुनना चाहें तो देश की जनता की आवाज़ सुनिए। देश की जनता जो आवाज़ दे रही है वो लोकतंत्र की रक्षा करवाना चाहती है, इस तानाशाह को देश से निकलवाना चाहती है। ये लोकतंत्र का चेहरा नहीं है, ये तानाशाही का चेहरा है। ये बिल्कुल वैसा ही चेहरा है जो औरंगजेब ने अपनी सल्तनत को बचाने और बढ़ाने के लिए किया था, कि अपने पिता को जेल में डाल दिया था, बेटों भाइयों का कत्ल कर दिया था। बिल्कुल एग्जैक्ट वही ऐसा है। ये लोकतंत्र का चेहरा नहीं है। जब जनता आपको वोट नहीं दे रही है तो आप बिल्कुल नॉमिनेशन के बाद उस आदमी का नॉमिनेशन वापस करा लो।
ये लोकतंत्र का चेहरा नहीं है। अगर हिम्मत है तो लड़ो ना मैदान में। इसका तोड़ तो आपके पास होगा सर, आपको आभास होगा। सूरत में घटनाक्रम हो गया है, आप जब आभास है, और अक्षय कांति बम जिनको लेकर की जानकारी, क्योंकि एक बड़े उद्यमी के तौर पर उनकी पहचान है, लेकिन राजनीतिक पृष्ठभूमि तो कोई नहीं। ऐसे में अब जो प्रदेशाध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उन पर कांग्रेसी वहां के सवाल उठा रहे। वो कह रहे हैं हम अनुभवी है, हमें टिकट देते, हम करते कॉम्पीट, लेकिन ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जो कि धनी है, उद्यमी है, जिसका कोई राजनीति से नाता नहीं है। अब वो गुस्सा है इस बात को लेकर। देखो ये जो जिस तरह के शोर उठते हैं, ये चूंकि लोकतंत्र में हमारी पार्टी में कम से कम इतना ऐसा तो है कि हमारे लोग आवाज तो उठा सकते हैं। और एक जो बात वो साफ तौर पे हो गई है, ये जो सरकारें गिर रही हैं, महाराष्ट्र में सरकारें गिरी, महाराष्ट्र में पार्टियां टूट गई, महाराष्ट्र में एनसीपी टूट गई, शिवसेना टूट गई, ये लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है। ये ऐसे नहीं टूट गई। हम कांग्रेस बार बार शोर मचा रही कि ईडी सीबीआई, ये ईडी सीबीआई का असर है। अब अगर इस तरीके का अगर ये लोकतंत्र देश इनको चलाना है तो चला तो रहे ही है ना। लेकिन एक बात साफ मान लीजिएगा, पहले चरण में इनको वोट नहीं मिले तो ये मुसलमानों पर आ गए। ये देश का नागरिक, देश का मतदाता संविधान की रक्षा करना चाहता है। ये बार बार चिल्ला के कह रहे हैं संविधान बदला नहीं जाएगा, लोकतंत्र की हत्या नहीं होगी। ये जनता का आभास है, तभी तो चिल्ला रहे हैं। ये पहले अगर दौर में लोगों ने उनको वोट नहीं दिया तो दूसरे दौर में मुस्लिम्स पे आ गए। सर सीट को लेकर क्या होगा, चिल्लाने से फायदा क्या है? एक बार चलिए, अपूर्वा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है बीजेपी से। अपूर्वा जी स्वागत है आपका। लेकिन क्या आप मानकर चले कि इंदौर लोकसभा सीट से शंकर लालवानी जी जीत गए हैं जिस तरह से सूरत, और दूसरी जीत आपकी मानकर चले इंदौर लोकसभा सीट? ये जनता हम पर दिखा रही है। और जहां तक बात रही कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको कहीं किसी तरीके से रचा होगा, तो देखिए कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि क्यों, चाहे सूरत हो, चाहे इंदौर हो, चाहे राजस्थान हो, इन लोगों के साथ में बार बार ऐसी हरकतें क्यों हो रही हैं। इनको सोचना चाहिए कि जब तक कार्यकर्ताओं को न नेता मिलेगा, न नियत मिलेगी, न नीति मिलेगी, तब तक कार्यकर्ता छोड़ के जाने के लिए विवश होते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता है उसको ये तमाम चीजें मिलती है, नेता भी मिलता है, नीति भी मिलती है, नियत भी मिलती है, विकसित भारत का संकल्प भी मिलता है, और इसके साथ में ये विकसित होता राष्ट्र भी दिखता है। राष्ट्रवाद की धारणा से अगर कोई प्रेरित होकर आता है तो इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अगर ये अपना टुकड़ा फोड़ना चाहते हैं तो मुझे लगता है पूर्ण रूप से आलोचित। दूसरी बात ये, इन्होंने ये कहा कि सर राजनीति आजकल सेवा नीति नहीं रही। मैं सोच के शर्मिंदा हूँ कि कांग्रेस की सोच कितनी घटिया स्तर की हो सकती है। पिछले 10 वर्षों में जो जनता की सेवा हुई, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को नकारते नकारते आज इस कंडीशन पे जाके खड़ी हो गई है कि वो भारत के विकास की यात्रा और गाथा को भी नकारने लगी है। उनको कोई भी जो है महिलाओं को मिली सुविधाएं इनको अच्छी नहीं लगती, स्टार्टअप्स इनको अच्छे नहीं लगते, यूनिकॉर्न के अंदर आज इंडिया इतना नाम कमा रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा, डिफेंस के अंदर जहां हम आयात किया करते थे हम निर्यात की अवस्था पर आ गए, वो इनको अच्छा नहीं लग रहा। मेडिकल कॉलेज और IITs जो हमारे टाइम के अंदर इतने ज्यादा प्रोलिफरेट कर रहे हैं वो इन लोगों को अच्छे नहीं लगते। और ये सेवा 65 वर्षों तक इन्होंने कौन सी सेवा की नीति करी? अरबों रुपए का घोटाला किया, अरबों रुपए का। चाहे आप कॉमनवेल्थ को उठाएं, 2G उठाएं, 3G उठाएं। अपूर्वा जी सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, ये बातें ठीक है, ये राजनीतिक बातें आप कीजिएगा कांग्रेस या अपने विपक्षी दलों के साथ, ठीक है। अपूर्वा जी ये तो बताइए कि क्या दूसरी जीत आपकी मानकर चले? इंदौर लोकसभा सीट, सूरत में जीत हो गई, निर्विरोध निर्वाचन हो गया, शंकर लालवानी जीत रहे हैं लोकसभा चुनाव इंदौर से। प्रीएम्बल तक चेंज कर दिया था, उससे बड़ा तो लगता है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में आज तक कोई खिलवाड़ नहीं हुआ था। तो मुझे लगता है कांग्रेस को अपने। चलिए किशोर जी यहाँ पर उनसे जवाब ले लेते। किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी का हर बार एक टूक यही कहना है कि कांग्रेस के पास क्योंकि नीति नहीं है, नियत नहीं है, नेतृत्व नहीं है, और इसी वजह से यही वजह है कि वहां से बड़े चेहरे रुख कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि रुख कर रहे हैं सीधा भारतीय जनता पार्टी की तरफ, फिर अगर छोड़ रहे हैं तो वहां जा रहे हैं। सूरत और इंदौर के मामले में एकदम साफ स्पष्ट नजर आ रहा है। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय उनके साथ हैं, वो मर्जी से नहीं, जबरन हुआ है, और ईडी सीबीआई का डर दिखाया गया है साफ तौर पे। अगर इसे लोकतंत्र कहते हैं तो ऐसे लोकतंत्र को इस देश की आवश्यकता नहीं है, और जनता इसका फैसला देने को तैयार है। बार बार इस बात को कहते हैं तो महाराष्ट्र में शिवसेना तोड़ दी, एनसीपी तोड़ दी, क्या आवश्यकता थी? लोग ऐसा कौन सा लोकतंत्र आपके पास? क्या आप पार्टियां तोड़ रहे हो? जिस पार्टी के साथ गठबंधन आप करते हो उसको खत्म करने के लिए करते हो। आपने उत्तर प्रदेश में आरएलडी से गठबंधन इसलिए किया है, बसपा को आपने खत्म कर दिया, असम गण परिषद को खत्म कर दिया, आपने झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। ये लोग देश के लिए काम कर रहे हैं। ईमानदार होने का ढोंग मत रखिए, ईमानदार आप नहीं है। और ईमानदार कितने आप है तो आपको बताता हूं। संविधान का ये संवैधानिक संस्था है कैग,
जिसकी रिपोर्ट को 18 किलोमीटर पर 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर की सड़क के निर्माण में 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर का खर्चा आया, और नितिन गडकरी कहते हैं कि हम इस कैग को नहीं मानते। लोकतंत्र हमारा है। जब 2014 से 14 के बीच में हमारे किसी मंत्री के ऊपर आरोप लगा तो हमने 1 मिनट भी वक्त नहीं लगाया और उसके खिलाफ एफआईआर कराया, उसको मंत्री पद से बर्खास्त किया। ये हम ईमानदार नीति और ठीक है, नीति से इसका हम लोग जवाब काम कर रहे लेंगे थे। अपूर्वा से, लेकिन एक बार योगेंद्र जी से पूछ लेते हैं। योगेंद्र जी, ये तो बातें होती रहती है, दल कहते हैं एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप है ये सिलसिला जारी रहता है, लेकिन इसी कड़ी में अगर हम इस पूरे ट्रैक को देखते हैं, एक एक लोकसभा सीट वार जहां पर कांग्रेस का विधानसभा चुनावों में सुपड़ा साफ हो गया था, ऐसे प्रत्याशी को उतारना जिसे अनुभव नहीं है, बावजूद इसके कि वहां पर अनुभव वाले प्रत्याशी थे, कई लोग उम्मीदवारी जता रहे थे, लेकिन अब उनकी नाराजगी से कैसे डील करेगी कांग्रेस, खासतौर पर सूरत में, इधर इंदौर में? देखो जयती, ये जो हुआ है सूरत और इंदौर में, ये बेसिकली दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व को, दोनों को कैटेगरी में खड़ा करता है। आप किसी को पाक साफ नहीं कर सकते। कांग्रेस का जहां तक सवाल है तो कांग्रेस प्रवक्ता किसी प्लेटफॉर्म पर शायद इस बात का जवाब नहीं देंगे कि कैंडिडेट के चुनाव में इतनी कोताही क्यों बरती गई, उनको पहले जांचा क्यों नहीं गया, क्योंकि सूरत में देखिए ब्लंडर हुआ है। सूरत में जो प्रस्तावक थे उनके रिलेटिव ही थे, तो क्या कांग्रेस नेतृत्व को पहले पता नहीं था कि बाद में उनको प्रस्तावक रिलेटिव क्यों होने चाहिए? अगर प्रस्तावक कोई और होता तो शायद नाम वापस नहीं हो पाता। तो क्या केंद्रीय नेतृत्व इतना अनभिज्ञ है कि वो ऐसे व्यक्ति को चुनता है जिसको वहां के कार्यकर्ता नहीं चाहते, या फिर वो किसी और कारण से चुनता है? जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, इनके प्रवक्ता एक बात का बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे हैं कि भाई यही लोकतंत्र है क्या? आखिर वो जो दोनों व्यक्ति आए इंदौर से, क्या ये कमिट कर सकते हैं कि इंदौर का जो व्यक्ति कांग्रेस छोड़ करके नाम वापस लिया है, अब क्या उसको भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश नहीं मिलेगा? नंबर 1, प्रवेश मिलेगा तो क्या उसको लाभ का पद नहीं मिलेगा, उसे कोई फायदा नहीं मिलेगा? क्या बता सकते हैं डील क्यों हुई? अगर ये कहते हैं कि डील नहीं हुई बल्कि उन्होंने स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी की चीजों को मानते हुए उन्होंने सरेंडर किया है, तो सवाल उठता है पहले क्यों नहीं किया? और ये गारंटी दे सकते हैं कि अगर उन्होंने किया है तो आगे उनको लाभ का पद नहीं मिलेगा? दोनों इस बात का जवाब देने को फिलहाल तैयार नहीं। मुझे लगता है इस प्लेटफॉर्म को देना चाहिए। ठीक है, एक बार कोशिश करते हैं। अपूर्वा जी, आपने सुना योगेंद्र जी को, उनका सवाल यही है कि इतनी जल्दबाजी कैसे की गई? अगर छोड़ दिया गया है, चलो साथ छोड़ दिया गया है, प्रदेशाध्यक्ष कल दिल्ली में भी साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रदेशाध्यक्ष पद से साथ छोड़ा है, कांग्रेस से नहीं, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पीड़ा अभी भी उनकी पीड़ा है। लेकिन यहां पर कुछ उलटफेर हुआ, 15 दिन के बाद चुनाव, साथ छोड़ा लेकिन दामन भी थाम लिया आपका। देखिए, मैं पहले भी बात कह चुकी हूँ और मैं पुनः रिपीट करूंगी, अगर कोई नीति को देख के, नियत को देखकर, अगर किसी के मन की अंतरात्मा ये कहती है कि मुझे ये क्षण इस पार्टी का साथ छोड़ करके और एक ऐसी पार्टी के साथ में जाके मिलना चाहिए जो गरीब कल्याण की बात करती है, राष्ट्र के उत्थान की बात करती है, सर्वधर्म समभाव की बात करती है, तो अगर उस पार्टी के साथ कोई जुड़ना चाहते हैं तो इसमें अतिशयोक्ति क्या है? ये तो एक बहुत नॉर्मल सा प्रोसेस है। सोचने का विषय तो एक कांग्रेस का है कि वो क्यों अपने ही घर के सदस्यों को, अपने ही कार्यकर्ताओं को, अपने ही कैंडिडेट्स को संभाल के नहीं रख पा रहे। ऐसी अराजकता क्यों कांग्रेस के अंदर आ गई है? कांग्रेस के अंदर इतनी अनार्की क्यों हो गई है? क्या ये इनको विचार नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है इनको इंट्रोस्पेक्शन भी करना चाहिए, रेट्रोस्पेक्शन भी करना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता इनकी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, हमारी पार्टी के अंदर आकर शामिल हो रहे हैं, हमारी जो हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था है या जो हमारी विकासवाद की जो राजनीति हम करते हैं उसको देखकर आपके जुड़ते जा रहे हैं, और कांग्रेस ये सवाल हम पे खड़ा करती है। देखिए, जहां तक बात रही लाभ के पद की, ये भी आपने एक बहुत अच्छी बात उठाई। जब कोई कार्यकर्ता आकर हमारी पार्टी से जुड़ता है तो वो केवल राष्ट्र की सेवा के लिए जुड़ता है। ठीक है, योगेंद्र जी, आप कोई सवाल करना चाहेंगे इस समय? उसको क्या दिया जाता है, ये पार्टी का निर्णय है, वो पार्टी अपने अनुसार निर्णय लेगी। मगर आज मेरा सवाल ये है, अपूर्वा जी, मेरा सवाल ये है कि आप क्या लोकतंत्र की जो एक परिभाषा है कि जनता अपने कैंडिडेट को चुनती है, अगर आप इस तरीके से सरेंडर करवाएंगे, जनता को मत का मौका नहीं देंगे, तो क्या इस लोकतंत्र को आप सही मानती हैं? आप ये प्रूव कर दें कि हमने किसी दबाव में उन्हें सरेंडर कराया? अगर कोई व्यक्ति अपने अंतरात्मा की बात सुन के, अपने मन की बात सुन करके अगर किसी पार्टी का दामन थामना चाहता है, देखिए राजनीति विचारधारा से चलती है, राजनीति विचारधाराओं पर ही आधारित होती है। नहीं, लेकिन अंतरात्मा उसकी एन चुनाव के पहले क्यों जग रही है? पहले भी जग सकती थी अगर उसका सुझाव होता तो। किसी तरीके का दबाव नहीं है, दबाव बनाना कांग्रेस का काम था। कांग्रेस ने 65 वर्षों तक जनता को दबाव बनाया। ये बात तो ठीक है कि हर बार मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये बात इन्होंने कहा कि साबित किया जाए कि दबाव नहीं है। नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में भाषण देते हैं कि कोऑपरेटिव में बड़े घोटाले हुए हैं, उसके तीसरे दिन अजीत पवार उसमें शामिल हो जाते हैं, और उसके 10वें दिन अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल दोनों की सारी फाइलें बंद हो जाती हैं। ये क्या है? सरकार में आप हो, अगर ये दबाव नहीं होता, पाक साफ नहीं हो जाते, गंगा जी नहा जाते हैं आपके यहाँ लोग आके। आप तो वॉशिंग मशीन लेके बैठे हो, ये सारा दबाव है।
अब ये चूंकि ईडी सीबीआई का दबाव नहीं होता तो ये इतनी जल्दी पार्टी बदलने का चक्र नहीं चलता। सिर्फ और सिर्फ आप ईडी सीबीआई का भय दिखाते हो। आपने शिवसेना के सारे विधायकों को ब्लैकमेल किया, ईडी सीबीआई का दबाव बनाया और लोकतांत्रिक सरकार को गिराया। ये दबाव नहीं था तो क्या था? इससे बड़ा सबूत इस देश के लोकतंत्र में दूसरा नहीं हो सकता। सबूत मतलब मांगिए, इस देश की जनता इस सबूत का जवाब देने को तैयार बैठी है। सबूत बहुत ढेरों हैं। जहां आपके खिलाफ लोग चले जाते हैं, ईडी सीबीआई का भय दिखाते हैं, सरकार की सरकार बदल जाती है, पार्टी की पार्टी टूट जाती है, तब पता पड़ता है कि 10 दिन बाद वो सारी की सारी फाइलें क्लियर हो जाती हैं कि ऐसा अपराध तो कभी हुआ ही नहीं। लेकिन किशोर जी, ईमानदार आदमी। किशोर जी, एक सवाल यहाँ पर जरूर उठता है कि क्या आपकी पार्टी में चयन की कोई ऐसी प्रक्रिया आप नहीं अपना सकते जिससे आपको पहले पता लगे कि कौन दबाव में आएगा, कौन नहीं आएगा? किशोर जी, आत्मचिंतन तो आपने किया होगा, क्योंकि आप दूसरों को दोष दे रहे हैं लेकिन खुद के गिरेबान में जब कांग्रेस पार्टी झांककर देखती होगी तो अगर चयन इतना फिल्टर वाला होगा, हर बार एक ही एक्सक्यूज के साथ कि आलाकमान के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है, बातें नहीं सुनते, आत्मचिंतन तो होता होगा। देखिए, प्रत्याशी के चयन में पूरी तरह पारदर्शिता बरती जाती है और ये दोनों चयन हुए, ये डेफिनेटली निश्चित तौर पे पूरे डिस्कशन के बाद हुए। एक बात गौर कीजिएगा, ये विड्रॉल नॉमिनेशन के बाद हुए, इतना तो भरोसा अपने लोगों पर रखना ही पड़ेगा। इससे पहले तो नहीं हुआ और ये नई स्ट्रेटेजी अपनाई है। क्या कैसी बात कर रहे हैं? राजस्थान में प्रत्याशी घोषित होने के बाद में आपको पता है क्या क्या घटनाक्रम हुआ है? ये स्ट्रेटेजी अपनाई गई है कि आप जैसे ही नॉमिनेशन फाइल हो उसके बाद इनके नॉमिनेशन वापस करा दीजिएगा ताकि चुनाव ही नहीं लड़ना पड़े। अच्छा, अक्षय के अंदर इतनी उदासीनता इस पूरे दौरान आ कैसे गई? मतलब वो जब उतरे होंगे, जब उन्होंने नामांकन दाखिल किया होगा, उनका ये कहना है कि कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी का पहुंचा नहीं। ऐसी बहुत सारी लोकसभा सीटें हैं जहां से खुद राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी नहीं पहुंचे होंगे। उदासीनता किस लिए डेवलप हुई है? क्या कोशिश की थी, क्या पार्टी ने प्रदेश के स्तर पर उनसे बात करने की कोशिश की कि आखिर नाराज क्यों है प्रत्याशी के तौर पर? अगर ये चले गए तो फिर होगा नहीं कोई। देखिए, ये जिस बात को आप लोग कह रहे हैं, चूंकि राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, खड़गे साहब जहां आवश्यकता थी उसके सब जगह अपनी रैली करने गए जी, और पूरा का पूरा सिस्टम एक्टिव है। हाँ। ऐसा नहीं उदासीनता नहीं, अगर एक्टिव नहीं होता तो ये जो मोमेंटम दिखाई दे रहा है पहले चरण के बाद प्रधानमंत्री जी बौखलाहट दिखाई दे रही है, ये इसलिए है कि जनता भी जवाब दे रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। अपूर्वा जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पहले चरण के बाद भी कुछ ना कुछ आभास उन्हें हो रहा है, लेकिन आप बताइए कि वास्तविकता यही कहती है? क्योंकि प्रधानमंत्री का हर भाषण अब जनता के लिए और ज्यादा पुख्ता और ज्यादा गारंटियों वाला लग रहा है सुनने में, तो आप बताइए। गारंटी भी तो उन्होंने हमसे चुराया शब्द, उनके पास शब्द ही कहाँ है? गारंटी भी कांग्रेस से चुराया हुआ शब्द कह रहे हैं। कुछ नहीं है इनके पास, इनका खुद का, सारे हमारी चीजों को कॉपी कर रहे हैं। अपूर्वा जी, और लोकतंत्र की हत्या करने का काम कभी कांग्रेस ने नहीं किया जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। साहब, इमरजेंसी किसके काल में लगी थी मुझे बताइए? जबरदस्ती पकड़ के साधारण पुरुषों की नसबंदी किसने करवाई थी? ये भी 2014 से 24 के बीच में जो अघोषित इमरजेंसी लगी, आपातकाल लगा है, जिक्र उसका भी कर लीजिए। बड़ी संख्या में बुद्धिजीवियों ने पद्मश्री लौटा दिए अपने, कई विद्वानों ने, साहित्यकारों ने अपने अवार्ड लौटा दिए। इससे बड़ा गलत काम तो हो ही नहीं सकता कि आपके खिलाफ कोई हो जाता है तो आप उसको बंद कर दो। रोहित वेमुला साउथ में क्या उसका दोष था? आप लोगों ने प्रताड़ित किया दलित को, और दलित को उसकी आत्महत्या करनी पड़ी। ये प्रताड़ना थी। और इस तरीके का जो कृत्य है अगर कोई राजनीतिक पार्टी करती है तो लोकतंत्र के लिए कड़ी शोभाएं माननी। लेकिन किशोर जी ये तो मानते होंगे ना कि बार बार इस तरह की खबरें जब लोग देखते भी होंगे, जब जनता देखती भी होगी तो किरकिरी तो होती होगी इसको लेकर के अब ना ऐसा किया जाए, क्योंकि अभी भी चुनावों के चरण में समय है, अलग अलग चरणों में चुनाव है, कहीं और से भी इस तरह की कोई कोशिश या फिर कोई आभास अभी पार्टी कर पा रही है या फिर जब खबर चलेगी तभी पता लगेगा? इसका आभास जनता को है और भारतीय जनता पार्टी हो चुका है। पहले चरण ने बता दिया है कि उनकी स्थिति क्या होने वाली है और ये जनता हर क्षण महसूस कर रही है तानाशाही। एक बात और बता देना चाहता हूं आपको, सिर्फ जनता ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस स्क्रीन पर बैठ के कितने भी खुश हो लें, उनको खुद को इस नाराजगी इस बात की है कि जो जहां बात होती थी कि व्यक्ति संगठन से बड़ा नहीं है, जब व्यक्ति संगठन से बड़ा दिखाई दे रहा है तो ये नाराजगी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में भी है और आरएसएस में भी है। और यही नतीजा है कि राज में होने के बावजूद भी, 10 साल राज में होने के बावजूद भी उनके कार्यकर्ता वोट डालने नहीं निकल रहे, उनके समर्थक, उनके जो मतदाता, उनके जो क्रोन मतदाता है वो बाहर नहीं निकल रहे। इससे ये बड़े खुश हो रहे हैं कांग्रेस के लोगों को शामिल कर दिया। किस बात को खुश हो रहे हैं आप? मैं आपको उदाहरण देता हूँ, दिल्ली में इन्होंने किरण बेदी को प्रोजेक्ट किया था
और एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दूसरे से पूछता है तो किरण बेदी को जानता है कि हाँ जानता हूँ, कैसे जानता है कि माथे में जो गड्ढे का निशान है ना, ये किरण बेदी, जब भारत बंद हो रहा था तो किरण बेदी ने मेरे सर में डंडा मारा था, और इसी प्रोजेक्शन ने और ऐसे माउट माउट पब्लिसिटी ने भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ तीन सीटों से निपटा दिया था। ये जनता और कार्यकर्ता बहुत मुखर हैं, आप बेफिक्र रहिएगा, ये फैसला सारा का सारा जनता कर देगी, जनता सब जानती है और सब कुछ देख रही है। चलिए, अब तक के जो चरण हुए हैं, अब तक के 2 चरणों में ऐसा लगता है आपको कि जनता ने फैसला किया है? डबल इंजन, हाँ डेफिनेटली, निश्चित तौर पे अभी ये जो दो चरणों के चुनाव हैं, ये चुनाव इनका जो परिणाम आने दीजिएगा, जो जिस तरीके का ये जो हम तो पक्ष में थे जनता के बीच, जनता की लड़ाई सड़कों पे लड़ी है, इनके पास तो 12 और वकालत करने की 14 से 24 तक हमने विकास की गंगा बहा दी, ये कर दिया और वो कर दिया। अगर इतना ही था तो ये पोल बढ़ा के क्यों नहीं ले गए? इन्होंने सारे हथकंडे अपना लिए। इस पर योगेंद्र जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। योगेंद्र जी, अब क्या है भविष्य? सूरत का हमने पूरा खेल देख लिया। सूरत में पहली जीत कांग्रेस माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी को मिल गई। इसके बाद इंदौर, क्या मानकर चले कि शंकर लालवानी वहां से अब बस जीत की और पूरे पथ पर है? दूसरी चीज, जब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कुनबे की बढ़ने की, एक तो है भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता जो बहुत सालों से साथ में है, अब एक नई टोली वो तैयार हो रही है जो दूसरी पार्टियों से, खासतौर पर कांग्रेस से बड़े नाम पहुंच रहे हैं। क्या आने वाले समय में इनके बीच किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट या फिर समन्वय स्थापित करने की जुगत अभी से शुरू? क्या कहेंगे? देखो जयती, 2 चीजें हैं। पहले हम मूल मुद्दे की अगर बात करें तो जो कांग्रेस कह रही है कि नया चेहरा यहाँ देखने को मिल रहा राजनीति को, मैंने पहले भी कहा, दरअसल देखिए भारतीय जनता पार्टी का आप कितने बार आरोप लगाए, एक बात स्पष्ट है, उनको एन करके सत्ता में विश्वास है। महाराष्ट्र हो चाहे एमपी की पिछली सरकार को गिराने का मुद्दा हो, वो सिर्फ एक चीज जानते हैं कि कैसे भी हो, साम दाम दंड भेद, सत्ता कैसे भी हो हमें हासिल करनी चाहिए, और उनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। इसलिए उन पर आप कितना ही दोष लगाए, फर्क कुछ पड़ने वाला है नहीं। अब रहा सवाल विपक्षी दल चाहे कांग्रेस और अन्य दलों का, उनको मुझे लगता है कि अपनी रणनीति को बदलना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव होकर काम कर रही है, उनको भी उतना एग्रेसिव होकर अब प्रत्याशियों के चयन और अपनी जो चुनावी रणनीति है उसके अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा, पहला तो। दूसरा, आपने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जो बाहर के लोग आ रहे हैं, अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो देखिए ये बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इस समय अंदर ही अंदर असंतोष है। लेकिन असंतोष दिखता क्यों नहीं? वो दिखता इसलिए नहीं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो असंतोष दिखाकर कोई भी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहता। लेकिन अगर आप ऑफ द बीट बात करेंगे तो हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो पुराना है उसमें एक खेद जरूर है कि हम इतने सालों से दरी उठा रहे हैं, इतने सालों से नारे लगा रहे हैं, इतने सालों से पार्टी में है, हमें कुछ नहीं मिल रहा। कल का व्यक्ति ज्वाइन करता है, उसके बाद में उसको टिकट मिलता है लोकसभा का, और वो जीतने के बाद ये मंत्री पद मिलेगा, ये भी तय हो जाता है। ठीक है, अपूर्वा जी से इसका जवाब ले लेते हैं। अपूर्वा जी, आपने सुना योगेंद्र जी को, 2 धड़े बट जाएंगे क्या, या फिर कोशिश हमेशा से आलाकमान की जैसे एकजुटता दिखाने की रही है, वो एकजुटता बरकरार रहेगी सभी दलों के बाद में, जब कांग्रेस से पहुंचने के बाद या फिर दूसरे विपक्षी दलों से पहुंचने के बाद भारतीय जनता पार्टी बढ़ेगा परिवार के तौर पर? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक सिंपल सा गीत है जिसका एक पंक्ति मैं आपको बताती हूँ कि संगठन घड़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, ये जिंदगी है कौम की तुम कौम पर बढ़े चलो। तो पॉइंट ये है कि हम लोग संगठन गढ़ने का काम करते हैं। अब अगर कोई भी व्यक्ति आकर के हमारे संगठन से जुड़ना चाहता है तो उसके अंदर, हमारे किसी भी कार्यकर्ता के अंदर रोष नहीं होता। वो जानता है कि हमारा काम सत्ता का, लोलुपता का काम नहीं है हमारे कार्यकर्ता का। हमारे कार्यकर्ता का काम है संगठन को बढ़ाना, परिवार को बढ़ाना, भारतीय जनता परिवार के अंदर प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करना। तो अगर हमारे परिवार के अंदर कोई आता है, तो जैसे किसी भी परिवार में कोई नया सदस्य आता है तो खुशियां मनाई जाती है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो है वो खुशियां मनाई जाती है। किसी भी कार्यकर्ता के अंदर कोई भी जो है वो दुर्भाव नहीं आता, या जिसको कहते हैं डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की कभी नहीं। ठीक है किशोर जी, एक अंतिम जवाब आप दीजिए, क्योंकि आने वाले भविष्य को अगर आप देखते हैं, खासतौर पर इसी लोकसभा सीट की हम बात करें कि एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये जो खेला था ये हो गया है इंदौर लोकसभा सीट पर, आपके शब्दों में? देखिए, इंदौर में अब क्या फैसला होने वाला है तो लगभग तय सा है, लेकिन बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। आज़ाद भारत के लिए संघर्ष हमने किया लोकतंत्र के लिए, और बाकी इन सालों में, उसके बाद 75 सालों में हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये हमारा जारी रहेगा। हम सिर्फ राज के लिए किसी भी हथकंडे को नहीं अपनाएंगे, साफ सी बात है। और इनको लगता है कि बहुत खुश हो रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार गिरा दी, इंदौर और सूरत जीत लिए, लेकिन जनता का दिल जीतना ही बाकी है। अब इंतजार कीजिएगा, जनता का दिल नहीं जीत पाएंगे आप,
और छोड़ो, मैं जनता के दिल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आप भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को दिल भी आपने तोड़ लिया, वो भी आप पे नहीं जीता जा रहा। आप बहुत खुश हो रहे हैं कि हमने कांग्रेस के इतने लोगों को शामिल कर लिया, ये हो गया। ये परिणाम दिखा रही है। हमने भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग जब सड़कों पर निकलते हैं वो टर्नआउट भी देखा है, लेकिन अब ये उदासीनता, ये चुप्पी है, ये टर्नआउट दिखा रहा है कि ये खिलाफत है भारतीय जनता पार्टी की। चलिए, किसने किसी का दिल जीता है, कौन तस्वीर में है, किसके हाथ सत्ता काबिज होती है, 4 जून की तारीख स्पष्ट कर देगी। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल सबसे पहले यही कि लगातार कांग्रेस पार्टी के हाथ की पकड़ जब मजबूत नहीं नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी का दामन सभी थाम रहे हैं, मझधार में साथ छोड़ रहे हैं, तो देखने वाली बात ये होगी कि जनता इस पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। लोकतंत्र है, सभी को अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र का क्या यहाँ पर जनता जिस तरह से इस तरह की गतिविधियों को जरिए लोकांकित करती है, इसका अवलोकन जनता के पास क्या होगा।